नमस्कार दोस्तों, जाकिर सर जी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, ये क्लास मनोविज्ञान से संबंधित है। जो जितने भी टीचर एग्ज़ाम है, रीट है या हरियाणा टेट है, सी टेट है, उन सब के लिए जितने भी टेट संबंधित एग्ज़ाम हर राज्य के स्टेट के हैं, उन सब में ये इम्पोर्टेंट है। और विशेषतः रीट वाले एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है रीट के लिए, तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। चलिए फिर शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ब्रूनर, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक, क्षेत्र अधिगम सिद्धांत लेविन, संकेत अधिगम सिद्धांत टोलमैन। बताइए इनमें से कौन सा सिद्धांत उसके प्रवर्तक के साथ मैच नहीं करता है? दोस्तों, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ब्रूनर ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि सामाजिक अधिगम सिद्धांत ब्रूनर ने नहीं दिया था, ये दिया था बांडुरा ने। तो ये ध्यान रखना, सामाजिक अधिगम सिद्धांत है वो बांडुरा का है, प्रयत्न और त्रुटि का थॉर्नडाइक, क्षेत्र अधिगम लेविन और संकेत टोलमैन सिद्धांत है वो टोलमैन का। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत ब्रूनर ने नहीं दिया, बल्कि बांडुरा ने दिया था। नेक्स्ट है, निर्मितवाद अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी उपयुक्त परिस्थितियां हैं? या निर्मितवाद अधिगम की विशेषताएं भी हो सकता है इस तरीके से। अधिगमकर्ता के पूरे ज्ञान पर आधारित नया अधिगम, बिल्कुल ये बात एकदम सही है। अधिगमकर्ता के पूरे ज्ञान पर आधारित नया अधिगम, एकदम सही बात है ये। दूसरा है अर्थपूर्ण कार्य का निर्माण करना, ये भी सही है। ज्ञान का सक्रिय सर्जन और व्याख्या करना और सामाजिक अंतःक्रिया को सुगम और सुविधाजनक बनाना, ये चारों बातें सही हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि कौन सी निर्मित अधिगम की विशेषता नहीं है। इन चारों में से किसी एक को न देकर को दूसरा दे सकता ऑप्शन, तो इन चारों को आप याद रखना। विशेषतः निर्मितवाद में होता है क्या है, पूरे ज्ञान को जो नई ज्ञान है उसे जोड़ना और समस्या का हल करना, ये इसकी मुख्य विशेषता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1 2 3 4 चारों बातें सही है। नेक्स्ट, एक सफल शिक्षक के लिए अधिगम के सिद्धांतों की जानकारी महत्वपूर्ण क्यों ये समय की बचत में सहायक है? बिल्कुल, ये गौण लक्षणों में हो सकता है। ये शिक्षण को सरल और रोचक बनाने में उपयोगी है। ये शिक्षण के दौरान अनुशासन बनाए रखने में सहायक है। ये पाठ्यक्रम को नियोजित ढंग से पूरा करने में सहायता करता है। बताइए इनमें से कौन सा एक शिक्षक के लिए सिद्धांत अधिगम के सिद्धांतों की जानकारी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है? इसके लिए है ऑप्शन नंबर 2 राइट है, क्योंकि जितने भी समय की बचत में सहायक, अनुशासन, पाठ्यक्रम को पूरा करना, ये एक शिक्षक के लिए गौण अधिगम सिद्धांतों की जानकारी का लक्षण हो सकता है, लेकिन ये शिक्षण के लिए सरल और रोचक बनाने में ये इम्पोर्टेंट है। ये ऑप्शन है वो हर जगह शिक्षक के लिए इम्पोर्टेंट है। अधिगम के सिद्धांत और उनके समर्थकों में से कौन सा ऐसे मूलित है? दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन रेट में निश्चित तौर पर आपको देखने का मिलेगा। एक तरफ सिद्धांत होंगे, दूसरी तरफ उनके समर्थक या प्रवर्तक होंगे, उनको मिलाने के लिए आ सकता है। तो इस तरीके से ध्यान रखना। पहला है समग्रता का सिद्धांत वेक्स वर्दिमर, बिल्कुल एकदम सही है। समग्रता, जिसको गेस्टाल्टवाद कहते हैं। मनोविश्लेषण सिद्धांत सिगमंड फ्राइड, ये भी बिल्कुल सही है। निर्मितिवाद सिद्धांत लेव वाइस्कोसी, ये भी सही है। संज्ञानात्मक सिद्धांत वाटसन, इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है, जबकि संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो दिया था जीन पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक सिद्धांत। वाटसन ने दिया था व्यवहारवाद। वाटसन ने कौन सा दिया था? व्यवहारवाद। चलिए नेक्स्ट है, गेस्टाल्टिज्म के अनुसार कौन सी अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है? क्योंकि गेस्टाल्टिज्म है वो ये कहता है कि कोई भी बच्चा है या कोई भी अधिगम करता है, उसके अंतर्चेतना या अंतर्दृष्टि, जिसको अंतर्दृष्टि कहा गया है, वो समझ होती है, बुद्धि होती है, वो अंतर्दृष्टि को बुद्धि कहा है उसने। तो इस तरीके से उसकी कौन सी विशेषता नहीं है? आकस्मिकता, बिल्कुल आकस्मिक का है, क्योंकि एकदम बच्चा
ये अपनी अंतर्दृष्टि से किसी भी समस्या का हल निकाल सोच सकता है। नवीन परिस्थिति में अनुक्रिया, ये भी सही है, ये भी गेस्ट अंतर्दृष्टि की विशेषता है। अनुक्रिया से शेषता से होना, बिल्कुल ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भविष्योन्मुखी सोच। आगे की सोच है वो गेस्टाल्टवाद की विशेषता नहीं है, क्योंकि गेस्टाल्टवाद में अंतर्दृष्टि है, वो किसी भी समस्या आने पर ही उसमें उस समस्या को हल करने की जो सोच है वो विकसित होती है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है अपन को। सूची 1 में वही समर्थक हैं, सूची 2 में सिद्धांत है। तो देखो, पहला है अपने थॉर्नडाइक, पावलो, क्लार्क हल, कोहलर। तो नॉर्मली अगर देखते हैं क्लार्क हल ये पुनर्बलन का है, तो 3 के लिए बी हो सकता है। कोहलर अभी पढ़ा था, कोहलर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, इसके लिए डी। पावलो है वो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है, तो डी। और थॉर्नडाइक के लिए अनुकूलित अनुक्रिया, ए डी बी सी, ये थोड़ा सा गलत हो गया। इसके लिए थॉर्नडाइक है ये, थॉर्नडाइक ने दिया था उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, पावलोव अनुकूलित अनुक्रिया, क्लार्क हल पुनर्बलन और कोहलर अंतर्दृष्टि। इस तरीके से डी ए बी सी, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? स्किनर चूहा, कोहलर वनमानुस, पावलोव कुत्ता, थॉर्नडाइक खरगोश। स्किनर चूहा, बिल्कुल स्किनर ने जो क्रिया प्रसूत का नियम दिया था वो चूहे के प्रयोग के ऊपर दिया था, ये राइट बात है, जो गलत नहीं है। कोहलर वनमानुस, कोहलर ने वानर के ऊपर जो प्रयोग किए थे उसका नाम था सुल्तान, ये भी याद रखना, सुल्तान नामक का वानर था, तो वनमानुस ये भी सही है। पावलोव उसने कुत्ते पर किया था। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था। इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर थॉर्नडाइक खरगोश ये है, क्योंकि थॉर्नडाइक ने जो किया था वो बिल्ली पे किया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है? ज्ञान अपने आप में साध्य है, ज्ञान के लिए ज्ञान में विश्वास, निर्णय प्रक्रिया के बजाय निर्णय को विषय वस्तु तत्व के विश्लेषण पर बल, मुख्य सरोकार शुद्ध ज्ञान या सिद्धांत से। बिल्कुल व्यवहारवाद, ज्ञान अपने आप में साध्य है, ये राइट है। ज्ञान के लिए ज्ञान में विश्वास, क्योंकि व्यवहारवाद है वो ज्ञान पर ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है, मानव व्यवहार पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है। मुख्य सरोकार शुद्ध ज्ञान, ये तीनों सही हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो निर्णय प्रक्रिया के बजाय निर्णय को वस्तु तत्व के विश्लेषण पर बल, ये गलत है, क्योंकि ये व्यवहारवादी है वो निर्णय प्रक्रिया पर बल देते हैं, ना कि निर्णय की वस्तु तत्व पर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3 नंबर है। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष अवलोकनीय घटनाएं, उद्दीपक और अनुक्रियाएं मनोविज्ञान के अध्ययन के मुख्य विषय ये निम्नलिखित में से किसके विचारों की सर्वोत्तम व्याख्या है? संरचनावाद, समग्रवाद, व्यवहारवाद, प्रकार्यवाद। यह है दोस्तों व्यवहारवाद की। प्रत्यक्ष अवलोकनीय घटनाएं, उद्दीपक और अनुक्रियाएं, ये व्यवहारवाद की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है, प्रयत्नों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण त्रुटियों की संख्या घटना ही अधिगम होता है, यह कथन किसका है? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक और कोहलर। बताइए इनमें से किसका ये कथन है कि प्रयत्नों की संख्या अगर बढ़ जाती है तो त्रुटियों की संख्या ऑटोमेटिक घट जाती है और यही अधिगम होता है। तो प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत जो दिया था थॉर्नडाइक ने, तो यही इसका राइट आंसर है। थॉर्नडाइक जिसने प्रयत्न और त्रुटि
प्रयत्न और त्रुटि, या प्रयास और भूल, ये भी कह सकते हैं, प्रयास और भूल, उद्दीपक और अनुक्रिया। तो ये सिद्धांत सभी थॉर्नडाइक के हैं, क्योंकि प्रयत्न करेंगे जितनी बार त्रुटियां होगी वो कम होती जाएगी और यही अधिगम होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अधिगम सीखने का नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, अनुक्रिया का नियम, तत्परता का नियम। क्योंकि थॉर्नडाइक ने जो नियम दिए थे उनमें से 3 मुख्य नियम दिए थे अधिगम के, और 5 जो दिए थे वो गौण नियम दिए थे। 3 मुख्य नियम थे, जिसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, टीएपी, तत्परता, ए का अभ्यास और पी का प्रभाव। तो इस तरीके से तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का, अनुक्रिया का नियम है वो इसमें राइट नहीं है, क्योंकि अनुक्रिया का नियम जो मुख्य नियम है उसमें शामिल नहीं है। और 5 दिए थे गौण नियम, ये भी याद रखना, क्योंकि ऐसे पूछ सकता है, संख्या पूछ सकता है कि मुख्य नियमों की कितनी संख्या है। टीएपी ये याद रख सकते हो मुख्य नियम, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। नेक्स्ट है, शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशन पर इवोन पावलोव के प्रयोग में तटस्थ प्रेरणा या न्यूट्रल स्टिमुलस क्या थी? तटस्थ प्रेरणा या न्यूट्रल जिसको हम कहते हैं तटस्थ, न्यूट्रल स्टिमुलस क्या थी? बताइए। ये थी लारस्वरण, भोजन, घंटी या कुत्ता, इनमें से बताइए। न्यूट्रल क्या थी? न्यूट्रल थी दोस्तों तो घंटी, क्योंकि घंटी है उसका कोई प्रभाव है वो कंडीशन में, हर कंडीशन में घंटी का प्रभाव दिखाई दे रहा था, ये अपनी जगह स्थिर थी। बाकी लार, भोजन, कुत्ता ये सब इस प्रयोग में चेंज होते रहते थे, इनकी स्थिति है वो चेंज होती, जबकि घंटी की नहीं होती। ये न्यूट्रल थी, क्योंकि इसमें जो अनुकूलन था वो अनुबंधन के हिसाब से हो रहा था, अनुकूलन और अनुक्रिया। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको वर्ष 1904 के अधिगम सिद्धांतों पर अग्रणी कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार, इंपॉर्टेंट सवाल है, किसको 1904 में अधिगम के सिद्धांतों पर काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? आर.एम. गायने, लेव, वाइगोत्स्की, जे.एस. ब्रूनर या इवान पावलोव? ये दिया गया था दोस्तों इवान पावलोव को। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो दिया था उन्होंने, उसके एवज में उन्हें ये या परंपरागत अनुकूलन, अनुकूलित अनुक्रिया, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, इसके एवज में उन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नेक्स्ट है, पावलोव के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजने पर लार आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्योंकि उसने कुत्ते को एक घंटी, जैसे मान लो यहाँ पर कुत्ता है और यहाँ पर घंटी है और यहाँ पर लार है, जैसे ही घंटी बजाता है कुत्ते को रोटी दी जाती है, घंटी बजते ही कुत्ते को रोटी दी जाती है, तो कुत्ता समझ जाता है कि घंटी बजते ही हमें रोटी मिलेगी। इस तरीके से धीरे धीरे वैसे करते करते उसने वो जो स्वाभाविक प्रक्रिया थी उसको अस्वाभाविक अनुबंधन में कन्वर्ट किया, और घंटी बजते ही कुत्ते को मुंह में ऑटोमेटिक लार आ जाती थी। तो इस तरीके से घंटी बजने पर जो लार आने की प्रक्रिया वो क्या थी? वो संबंध अनुक्रिया थी, संबंध अनुक्रिया। इसमें दोस्तों स्वाभाविक अनुक्रिया थी, जो स्वाभाविक अनुक्रिया थी वो थी रोटी, स्वाभाविक अनुक्रिया रोटी थी, और प्राकृतिक जो अनुक्रिया होती है वो लार थी, और संबद्ध उद्दीपक ये घंटी थी, घंटी की आवाज़ थी वो संबद्ध उद्दीपक थी।
अनुबंधन होने के लिए घटनाओं के उपयुक्त में इस प्रकार है, ये भी पावलो से संबंधित है। पावलो का जो उद्दीपक अनुबंधन सिद्धांत है उससे संबंधित है, ये अनुबंधित उद्दीपक सिद्धांत है उससे संबंधित है। इनमें से बताओ कौन सी घटनाओं का क्रम सही है। इसमें CS, US, UR, CUR ये आप याद रख सकते हो, CUU, CS, US और UR, क्योंकि CS का मतलब है स्वाभाविक कंडीशनल स्टिमुलस यानी स्वाभाविक अनुक्रिया। US को मतलब है अनकंडीशनल स्टिमुलस मतलब होता है अस्वाभाविक अनुक्रिया, अस्वाभाविक उद्दीपक। और अनकंडीशनल R का मतलब है रेस्पॉन्स, अनुक्रिया। जब स्वाभाविक उद्दीपक होता है, स्वाभाविक उद्दीपक इसमें कहा है, वो कहा है घंटी को। और स्वाभाविक जो US है, स्वाभाविक US, वो इसने कहा है रोटी को। और UR कहा है, वो कहा है लार को। इस तरीके से ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है CS, US, UR। अगला, अनुबंधन स्थापित होने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक ही उपस्थित किए जाने पर अंतोतगत्वा अनुबंधित अनुक्रिया का बंद हो जाना कहलाता है। पावलोव द्वारा बार बार जब अनुबंधित किया जाता था, तो जैसे मान लो घंटी बजाता है, जो ही घंटी बजती है कुत्ते को रोटी मिल जाती है, जो ही घंटी बजती है कुत्ते को रोटी मिल जाती है। अंततः ऐसा होता है कि बार बार घंटी बजने पर रोटी दी जाती है, लेकिन अंत तक ये देखा जाता है घंटी बजते ही रोटी ना मिले, घंटी बजते ही रोटी ना मिले, तब उस प्रक्रिया को कहते हैं विलोपन। क्या कहते हैं? विलोपन। यानी उद्दीपक तो हो जाता है लेकिन अनुबंधित अनुक्रिया बंद हो जाती है, उसको विलोपन कहते हैं। नेक्स्ट है, एक बच्चे को स्कूल जाते समय रोज तंग किया जाता है। अब जब भी वो किसी बस के आने की आवाज़ सुनता है तो वो घबराने लगता है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत इस व्यवहार की व्याख्या करता है? यह है उद्दीपक सामान्यीकरण। उद्दीपक सामान्यीकरण। क्योंकि बच्चे को लगता है कि बस आ गई और मुझे फिर से तंग किया जाएगा, इस तरीके से उसका उद्दीपक है वो अनुकूलित अनुक्रिया के रूप में बस है वो कन्वर्ट हो गया जाता है। इस तरीके से इसको उद्दीपक सामान्यीकरण कहा जाता है। जैसे बस की आवाज़ सुनता है वो घबराने लगता है। नेक्स्ट है, क्रिया प्रसूत शास्त्रीय सिद्धांत में किसकी भूमिका पर बल देती है? अधिगम, सामग्री, शिक्षक, वातावरण या पुनर्बलन? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये। क्रिया प्रसूत जो अधिगम सिद्धांत है वो किस पर बल देता है? पुनर्बलन पर। पुनर्बलन पर बल देता है। इंपॉर्टेंट है ये क्रिया प्रसूत शास्त्रीय सिद्धांत। ये स्किनर ने दिया था, ये भी याद रखना आप। स्किनर दिया था, चूहे पर प्रयोग किए थे, तो ये पुनर्बलन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता है। नेक्स्ट है, एक वांछनीय व्यवहार के उपरांत शिक्षक बहुत अच्छा कहती है, तो शिक्षक ने किसका प्रयोग किया? प्राथमिक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, द्वितीयक पुनर्बलन या कोई नहीं? इसका राइट आंसर है, क्योंकि जब भी हम किसी बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो उसको शाबाश, बहुत अच्छा, वाह, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो द्वितीयक पुनर्बलन होता है, शाब्दिक पुनर्बलन होता है, सकारात्मक पुनर्बलन होता है। नेक्स्ट है, अभिकर्मित अनुदेशन अधिगम सिद्धांत का एक अनुप्रयोग है। शास्त्रीय अनुबंधन का, क्रिया प्रसूत अनुबंध, गेस्टाल्ट का या संज्ञानात्मक क्षेत्र का? अभिकर्मित अनुदेशन ये है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का ही एक अनुप्रयोग है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अभिकर्मित अनुदेशन ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का ही एक रूप है। अब अभिकर्मित अनुदेशन ये क्या होता है? ये होता है कोई भी सूचना है उसको छोटे छोटे पदों में बांट लिया जाता है। छोटे छोटे पदों में पहले उसको बांटते हैं, छोटे छोटे पद बनाते हैं, और उसके बाद में जो शिक्षार्थी है वो क्रिया करता है,
और उसके बाद में उसको परिणाम दिया जाता है, यानी उसने कितना सीखा ये ज्ञात किया जाता है। और उसके बाद में जो इसका नियम है वो ये है कि छात्र अपने स्वयं से सीखते हैं, स्वयं से सीखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, छात्र स्वयं से सीखते हैं। तो अभिकर्मित अनुदेशन, जिसको प्रोग्राम लर्निंग कहते हैं, प्रोग्राम लर्निंग, ये इंग्लिश में ऐसे भी आ सकता है, प्रोग्राम लर्निंग, प्रोग्राम लर्निंग। इसका राइट आंसर है क्रिया प्रसूत अनुबंध। नेक्स्ट है अपने, गेने के अनुसार सीखने का सबसे उच्च स्तर कौन सा है? गेने, रॉबर्ट गेने, उन्होंने सीखने के जो स्तर बताए थे वो 8 बताए थे, सीखने का स्तर 8 स्तर बताए थे, उनमें सबसे टॉप पर कौन सा है? सबसे टॉप पर है समस्या समाधान, समस्या समाधान, ये सबसे टॉप पर है। तो सबसे जो गौण निम्न श्रेणी की उसने 4 बताए थे, उनमें संकेत अधिगम, संकेत अधिगम ये सबसे निम्न स्तर का है, तो ये याद रखना, संकेत अधिगम है ये निम्न स्तर का है, जबकि ये समस्या समाधान है ये उच्च स्तर का है। इसको जो ये नियम है, इस नियम को एक श्रृंखला, ये सिद्धांत है, ये एक श्रृंखला सिद्धांत भी कहलाता है, श्रृंखलाकरण होता है इसमें, बच्चा एक कड़ी के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से भी सीखता है। जैसे संकेत अधिगम सबसे पहले होता है, उसके बाद में बच्चे को उद्दीपक अनुक्रिया करवाई जाती है, उद्दीपक अनुक्रिया, उसके बाद में श्रृंखला अधिगम होता है, फिर शाब्दिक सहचर्य अधिगम होता है, फिर विभेदन होता है, संप्रति और नियम, और उसके बाद में समस्या समाधान। तो सर्वोच्च स्तर पर नियम और निम्न स्तर पर संकेत अधिगम, ये आपको याद रखना है। और कितने स्तर बताए थे? 8। नेक्स्ट है, ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक संक्रिया के परिणाम स्वरूप समस्या समाधान प्याजा के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था को प्रदर्शित करता है? ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक संक्रिया यानी तर्क वितरक की जो शक्ति होती है वो ठोस वस्तुओं के मूर्त, ठोस का मतलब है मूर्त, ठोस का मतलब होता है मूर्त, जो दिखाई देती है प्रत्यक्ष, तो इस अवस्था को कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए होती है, जो मूर्त चीज़ों के ऊपर तर्क वितरक करते हैं। संवेदीपेशीय अवस्था होती है, ये 0 से 2 साल के लिए होती है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट मान सकते हो, याद करना। ये संवेदीपेशीय अवस्था 0 से 2 साल की होती है। और प्राक अवस्था है ये 2 से 7 वर्ष तक होती है। प्राक, जिसको पूर्व संवेदीय अवस्था कहते हैं, और औपचारिक संक्रियात्मक, जिसे अमूर्त संक्रियात्मक कहते हैं, ये होती है 13 से 17 वर्ष, जिसको हम युवा अवस्था भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें अमूर्त चीज़ों, अमूर्त जो मानसिक संक्रिया उस पर बल दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना, इसका राइट आंसर मूर्त है। ये 7 से 12 साल के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। जो ठोस वस्तु का मतलब मूर्त वस्तुएं, उन पर तर्क वितरक की शक्ति को, अधिगम को समझाता है। नेक्स्ट है, कोलर के अंतर्गत दृष्टि अधिगम ने सिद्ध किया कि अधिगम क्या होता है? ये एक स्वायत्त यादृच्छिक गतिविधि है, प्रयत्न और त्रुटि की घटना है, संपूर्ण स्थिति की एक नई अनुभूति है, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक संबंध है। दोस्तों, कोलर ने जो गेस्टाल्ट वाद दिया था, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, उसमें वर्दिमर कोलर, मैक्स वर्दिमर कोलर और कोफ का, ये 4-5 इंपॉर्टेंट तो ये 3 ही है, कोफ का, वर्दिमर और कोलर, ये जर्मनी के थे। तो इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इसके लिए, क्योंकि इस सिद्धांत को हम समग्रकृति सिद्धांत भी कहते हैं, इस वजह से समग्र, संपूर्णाकार, तो संपूर्ण स्थिति में एक नई अनुभूति, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी संपूर्ण स्थिति का मतलब है एक नई, अगर
समस्या किसी के सामने आ गई तो अधिगम्यता अपने नए अनुभव के साथ उस समस्या को हल करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मनोविज्ञानियों के समूह में कौन सा समूह पूर्ण रूप से क्लासिकी संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित है? वर्दिमर, ब्रूनर, बांडुरा। ये नहीं हो सकता, क्यों? बांडुरा है वो मनोविज्ञान का है, सामाजिक अधिगम का है, तो ये तो गलत हो गया। वर्दिमर, कोलर, टोलमैन, बिल्कुल यही है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वर्दिमर, कोलर और टोलमैन, ये इन्होंने क्लासिकल शास्त्रीय संज्ञानात्मक सिद्धांत, जिसको हम गेस्टाल्टवाद कहते हैं, ये दिया था, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, व्यक्ति और वातावरण के मध्य अंतर संबंध की प्रकृति की व्याख्या हेतु जीवन क्षेत्र की अवधारणा किसने दी? ब्रोनफेनब्रेनर, बीएफ स्किनर, कूर्ट लेविन या टोलमैन? इनमें से किसने ये दी थी? ये दी थी दोस्तों कूर्ट लेविन ने। इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, क्षेत्रीय सिद्धांत। कौन सा दिया था? क्षेत्रीय सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्षेत्रीय सिद्धांत कूर्ट लेविन ने दिया था। इस सिद्धांत में उन्होंने एक समीकरण बताया था, बी बराबर, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद आ सकता है, एफ कोष्टक पी और ई। कूर्ट लेविन ने कहा था कि पर्यावरण है, मानव व्यवहार है वो व्यक्ति और पर्यावरण इन दोनों का प्रतिफल है। इनके परिणाम स्वरूप जो अंतर्संबंध, जो अंतक्रिया होती है, उनका ही परिणाम है अधिगम। तो मानव व्यवहार के व्यक्ति और वातावरण दोनों के प्रतिफल स्वरूप जो अनुक्रिया होती है, जो संबंध स्थापित होता है, वो ही अधिगम होता है। तो इसने बी को व्यवहार माना है। बी है वो व्यवहार है, पी है वो मनोवैज्ञानिक व्यक्ति होता है, ई है वो वातावरण है, और एफ है वो क्षेत्र है। तो इस तरीके से ये क्षेत्रीय सिद्धांत है, इसको याद करना आप। बी मानव व्यवहार, एफ क्षेत्र, पी व्यक्ति, ई इन्वायरमेंट, जिसको हम वातावरण कहते हैं। तो ये कूर्ट लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत था। नेक्स्ट है, बच्चों में नैतिक व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार फ्रैक्शन है। ये मत निम्न में से किस सिद्धांत का है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, मनोविश्लेषणिक सिद्धांत, जीन पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत, लॉरेंस कोलबल का नैतिक विकास सिद्धांत। बच्चों में जो नैतिक व्यवहार सिखाया जाता है वो फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मतलब देखकर, निरीक्षण करके बच्चा सीखता है। यह है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। बच्चा है वो किसी दूसरे की नकल करके सीखता है। ये बांडुरा का था, सामाजिक अधिगम सिद्धांत बांडुरा। तो ये ध्यान रखना, इसका मुख्य आधार फ्रैक्शन है। नेक्स्ट, अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है। इन परिस्थितियों का सही क्रम है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। जो अल्बर्ट बांडुरा है उनका सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, उसके अनुसार इसका सही आंसर है दोस्तों अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन और अनुप्रेरणा। अवधान, जिसको हम अटेंशन के बोलते हैं, अटेंशन, स्मृति, धारणा को कह सकते हैं, अनुकरण, इमिटेशन, और अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। तो AMIM, ये इसका आप इसे क्रम से याद रख सकते हो। AMIM। नेक्स्ट है, लोग चीज़ों का अनुभव करके, उन अनुभवों पर चिंतन करके दुनिया की अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण करते हैं। कौन सा सिद्धांत कहलाता है? लोग चीज़ों का अनुभव करके और उन अनुभवों से नए ज्ञान और समझ से दुनिया का निर्माण करते हैं। इसको हम कौन सा कहते हैं? ये कौन सा सिद्धांत है? ये है निर्मितवाद सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? निर्मितवाद सिद्धांत। नए ज्ञान का निर्माण करना, अपने पूर्व ज्ञान से कनेक्ट करते हुए नए ज्ञान का निर्माण करता है, इसका मुख्य उद्देश्य है।
निम्नलिखित में से कौन सा निर्मितिवाद सिद्धांत की मान्यता नहीं है? इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन रहे हैं निर्मितवाद से संबंधित। ज्ञान को निर्मित किया जाता है, ना कि जन्मजात होता है। बिल्कुल सही है, ज्ञान को हम निर्मित करते हैं। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया, राइट है। अधिगम करता है एक खाली बर्तन के समान है, उनमें ज्ञान भरा जाता है। अधिगम केवल मस्तिष्क में होता है, ये सही है। अधिगम करता है एक खाली मस्तिष्क के समान होता है, खाली बर्तन के समान। इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है, क्योंकि अधिगम करता कोई भी है उसमें थोड़ा बहुत पूर्व ज्ञान होता है। निर्मितवाद का जो मुख्य जो फैक्ट है वो यही है कि पूर्व ज्ञान पर आधारित अपने नए ज्ञान अनुभवों के साथ पूर्व ज्ञान को कनेक्ट करते हुए नए ज्ञान का निर्माण करना, नई परिस्थितियों के निर्माण करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो खाली बर्तन के समान मतलब है कि उसमें कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, ये गलत बात है। ये निर्मितवाद की विशेषता नहीं है, तो ये ध्यान रखना निर्मितवाद की विशेषताएं। नेक्स्ट है निर्मितवाद सिद्धांत मॉडल के अनुसार सही क्रम है। निर्मितवाद सिद्धांत मॉडल के अनुसार सही, इसका राइट है अन्वेषण करना, व्याख्या करना, विस्तार करना और मूल्यांकन करना। अन्वेषण करना यानी किसी भी ज्ञान की खोज करना, फिर उसकी व्याख्या करना, फिर अपने ज्ञान को विस्तार करना यानी सीखने की कोशिश करना, और मूल्यांकन, अंत में मूल्यांकन करना। यही निर्मितवाद शिक्षण सिद्धांत का मॉडल का जो है वो क्रम है, अन्वेषण, व्याख्या, विस्तार और मूल्यांकन। नेक्स्ट है रचनावादी उपागम के 5 ई का सही क्रम है। रचनावादी उपागम के 5 ई का सही क्रम कौन सा है ये बताना है। इसका राइट आंसर है दोस्तों संलग्न, खोज, व्याख्या, विस्तार और मूल्यांकन। संलग्न का मतलब होता है इंगेज। क्या होता है? इंगेज। खोज जो हम करते हैं वो होता है एक्सप्लोर। 5E है ये, एक्सप्लोर। व्याख्या को हम एक्सप्लेन कहते हैं, एक्सप्लेन। और विस्तार जिसको एलोबेरेट कहते हैं, एलोबेरेट। और मूल्यांकन इवैल्यूएशन। इस तरीके से ये 5E है जो रचनावाद उपागम का सही क्रम है। संलग्न, खोज, व्याख्या, विस्तार और मूल्यांकन। इंगेज, एक्सप्लोरर, एक्सप्लेन, एलोबरेट और इवैल्यूएशन। तो ये थी दोस्तों मनोविज्ञान के जो अधिगम सिद्धांत है उनसे संबंधित क्लास। अच्छी लगी है तो दोस्तों शेयर जरूर करना, और रीट और जितने भी टीचर एग्जाम है उनके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना ताकि उनको भी इसी क्लास का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।